स्टार्ट करते हैं अपना वापस कार्यक्रम। देखो भाई, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने ये चीजें समझी थी कि भैया कि आज हम लोगों को क्या समझना है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बात स्टार्ट करी थी और वो थी कैरेक्टर जनरेशन, कि हाउ टू जनरेट द कैरेक्टर्स। और जब कैरेक्टर जनरेशन की बात आई तो मैंने आपको दो बातें बताई थी वहां पे। दो बातें मैंने बताई थी। एक बताई थी मैंने कैरेक्टर जनरेशन। कैरेक्टर जनरेशन में दो बातें बताई थी कि दो तरीके से आप कैरेक्टर को जनरेट कर सकते हो। एक मेथड होता है उसे बोलते हैं बिट मैपिंग, और दूसरा जो मेथड होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो बिट मैपिंग और स्ट्रोक दोनों ही तरीके से कैरेक्टर को जनरेट किया जा सकता है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में वो समझते हैं। क्रिटिकल पार्ट आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। अगर स्ट्रोक में क्या है कि जो तो आप लाइन फंक्शन का यूज करके जो आप लाइन फंक्शन का यूज करके कोई भी कैरेक्टर जनरेट कर रहे हैं, तो वो जो टेक्निक है वो आएगी स्ट्रोक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक लाइन का यूज करके ऐसे ए बनाया, तो ये आपने जो ए बनाया है ये क्या कौन सी टेक्निक हो गई है? आपके स्ट्रोक टेक्निक। क्यों? क्योंकि ये जो आपने ए बनाया है ये आपने किस लाइन फंक्शन का यूज करके ए पूरा ड्रॉ किया। ऐसे ही मान लीजिए आप जैसे ये एस बना लेते हैं, आपने क्या फंक्शन यूज किया? लाइन फंक्शन यूज किया। तो इस तरीके से लाइन फंक्शन को यूज करके कोई भी कैरेक्टर जनरेट किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक टेक्निक। ठीक, वो कैरेक्टर जनरेशन की एक टेक्निक होती है। ये नंबर वन है, ये नंबर टू। अब आते हैं बिट मैपिंग। बिट मैपिंग पे क्या है कि जैसे मान लो ये आपके पास एक एरे है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो 2D एरे कैसी होती है? 2D एरे होती है। ये 2D एरे है, ये 2D एरे। और एरे हो गई। अब इस 2D एरे में पूरे हर सेल में 0 और 1 के फॉर्मेट में कोई नंबर स्टोर आएगी। जैसे मैंने बोला इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, यहाँ 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, तो ये जहाँ पे 1 है वो सारे नंबर है, और उसके अलावा बाकी सब जगह मैंने क्या स्टोर कर दिया? सब जगह 0 0 0 0, इस तरीके से सब जगह क्या स्टोर्ड है? 0 0 0। तो इसका क्या मीनिंग है? इस पूरी 2D एरे में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी रो और कॉलम है, तो कुछ रोज और कॉलम पे 1 है और बाकी सब पे क्या है? 0 स्टोर किया गया है। तो इसका मीनिंग हुआ क्या? इसका मीनिंग ये हुआ कि इस जो भी आपको कैरेक्टर जनरेट करना होता है उस कैरेक्टर को हम लोग बिट मैपिंग के थ्रू एक 2D एरे में उसके एस्काई वैल्यू को 0 और 1 के फॉर्मेट में, मैं वापस बोल रहा हूँ, किसी भी कैरेक्टर को ड्रॉ करना है, प्रिंट करना है, तो उस कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू को, एस्काई वैल्यू क्या होती है आपको पता है, उसकी एस्काई वैल्यू को हम लोग एक 2D एरे में 0 और 1 के फॉर्मेट में, एस्काई वैल्यू का हम लोग 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्जन कर देते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं उसे, और उसको 2D एरे में स्टोर किया जाता है।
2D एरे में स्टोर करने के बाद उस एरे को एज इट इज आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया जाता है, सिंपल जैसे प्रिंटिंग ऑप्शन आपने देखा है। तो यहाँ पे स्टोर करने के बाद उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने पे आप देख रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर बन रहा है, जहां जहां पे 1 है वहां वहां पे चीजें पिक्सल ड्रॉ होगा, और जहां पे 0 है वहां पे कोई भी पिक्सल ड्रॉ नहीं होगा। तो जहां जहां पे 1 है, ये देखिए जहां जहां पे 1 है सिर्फ वहीं पे वो पिक्सल्स क्या होंगे, ड्रॉ होते चले जाएंगे। और इस तरीके से आपका एक कैरेक्टर आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। मैंने कोशिश करी है बहुत पास पास में इनको बनाऊं, लेकिन फिर भी बहुत डिस्टेंस पे बने हैं, जबकि स्क्रीन पे जो एक पिक्सल्स होता है वो उसको एक सेल ये काउंट करके चलते हैं। तो इस तरीके से बिट मैपिंग टेक्निक में, ये जो बिट मैपिंग टेक्निक है, इस टेक्निक में इस तरीके से कैरेक्टर को जनरेट किया जाता है। ठीक है, कोरल में जो बिट मैपिंग होती है वो ऐसे ही वर्क करती है, बिल्कुल कोरल में भी होती है, फोटोशॉप में भी होती है। फोटोशॉप में भी हम लोग आप देखेंगे ग्रेडियंट व्यू ले लेते हैं, या फिर हम लोग जो मैट्रिक्स व्यू लेकर सॉल्व बनाते हैं, वो भी इसी तरीके से वर्क करते हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि जो बिट मैपिंग है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, तो बिट मैपिंग, कैरेक्टर जनरेशन और स्ट्रोक कैरेक्टर जनरेशन, ये दोनों जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट आते हैं। ये नाम से ये थ्योरेटिकल पार्ट आता है। तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट को लिखना तो वही है जो कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि हम करते हैं क्या। वापस बता रहा हूँ, बिट मैपिंग में जो भी कैरेक्टर आपको प्रिंट करना होता है, उसके स्काई वैल्यू को 2D एरे में स्टोर कर लिया जाता है, और उस 2D एरे को सिंपल प्रिंट करा दिया जाता है। तो जहां पे 1 होता है वहां पे पिक्सल ड्रॉ हो जाता है, जहां पे 0 होता है वहां पे कोई पिक्सल ड्रॉ नहीं होता है। तो इस तरीके से सारे पिक्सल्स को ड्रॉ करके आप कैरेक्टर्स को जनरेट करा सकते हैं। ऐसी टेक्निक हमारे पास बिट मैपिंग टेक्निक कहलाती है। ठीक है, देखो दोनों अपनी अपनी जगह फास्ट जो है, आप ऐसा नहीं कह सकते बिट मैपिंग फास्ट, ऐसा नहीं कह सकते स्ट्रोक। जो शार्पनेस आएगी वो स्ट्रोक में आएगी, जो स्मूथनेस आएगी वो बिट मैपिंग में आएगी। स्ट्रोक में क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन जो पिक्सल से अलग हटके ड्रॉ होती है, तो उसमें शार्पनेस बहुत रहती है, उसमें आपको गैप दिखता है। तो जो स्मूथनेस है वो आपको बिट मैपिंग पे मिलेगी। स्मूथनेस बिट मैपिंग में आती है, शार्पनेस स्ट्रोक में आती है। तो दोनों अलग अलग टेक्निक है, दोनों अपने अपने लेवल पर वर्क करती है। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो क्लियर करो। किसी भी स्टूडेंट को आपको लेटर्स करने होंगे, कुछ फॉन्ट है जैसे सैंस सेरिफ फॉन्ट है या सेरिफ फॉन्ट है, वो इसके डिफॉल्ट फॉन्ट होते हैं जहाँ पे काम करते हैं, या जिस तरीके से इनमें काम किया जाता है। तो ये मैंने आपको बिटमैप और स्ट्रोक दो टेक्निक बताई। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। है कोई डाउट, यस और नो, फटाफट बता दो। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अब समझो ध्यान से एक बात और समझो, कौन ध्यान से। अब मैं आपको बता, ये मतलब एक दो क्लास अपना थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है ना, थ्योरेटिकल पार्ट फटाफट हो जाएगा, तो उसके बाद ज्यादा कुछ अपना रहेगा नहीं, है। उसको जो जिसको जो नोट करना हो वो नोट करते हुए चलना साथ में, है ना। देखो एक आता है गाइस, एक तो था कैरेक्टर जनरेशन टेक्निक, एक आता है 2D व्यू या 2D व्यूइंग। तो अभी हम देखते हैं 2D व्यू होता क्या है। 2D व्यू क्या होता है कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D की स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करना ही 2D व्यूइंग या 2D व्यू होता है। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D की स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करना 2D व्यूइंग या 2D व्यू होता है। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट को 2D स्क्रीन पे रिप्रेजेंट अगर करना हो तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क करते हैं। 2D स्क्रीन पे 3D ऑब्जेक्ट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करते हैं। सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क करेगा उसे बोलेंगे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम।
जो सबसे पहला वर्क करेगा उसको बोलेंगे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा जो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको बोलेंगे व्यूइंग कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो होता है व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। थर्ड जो होता है वो होता है हमारे पास नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो लास्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, फोर्थ वाले को, डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब मैटर ये करता है कि जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या जो डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये चार तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने देखे। तो इन चारों का क्या वर्क होता है, कब तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करेगा और कैसे करेगा, कब व्यूइंग कोऑर्डिनेट काम करेगा और कैसे करेगा, कब नॉर्मल कोऑर्डिनेट काम करेगा और कैसे करेगा, और कब डिवाइस कोऑर्डिनेट काम करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, अब देखो आप ऐसा समझो, सबसे पहले अपन समझते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर अपन समझते हैं आपके व्यूइंग को, फिर अपन आ जाते हैं एक एक करके। मैं चारों के बारे में छोटे छोटे सा पहले पॉइंट समझाता हूँ, फिर उसके बाद एक कॉमन एग्जांपल लेके अपन काम कर लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि जैसे अगर आपको वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना है, तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग हुआ क्या। देखो कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो कि आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को इमेजिनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लीजिए कि रियल वर्ल्ड में ये पेन है, रियल वर्ल्ड में ये पेन है, मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ तो मैं चला गया इमेजिनरी वर्ल्ड में चला गया। तो रियल वर्ल्ड को इमेजिनरी वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के। इसलिए रियल कोऑर्डिनेट्स क्या है उसके अकॉर्डिंग वहां पे इमेजिनरी में इसके कोऑर्डिनेट बने। ठीक है, तो दूसरा आता है व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक जस्ट विंडो होती है ना, एक विंडो होती है जिस विंडो से आप 3D ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। उस विंडो को उस पर्टिकुलर विंडो के कोऑर्डिनेट को हम लोग जो व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लैब 1 में बैठा हूँ और यहाँ पे मेरे सामने विंडो है। इस विंडो से मैं जितना कुछ देख पा रहा हूँ, लाइव वर्ल्ड देख पा रहा हूँ, तो वो सब मेरा 3D ऑब्जेक्ट है। और इस विंडो में से मैं देख रहा हूँ, तो ये विंडो के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो मेरे लिए व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। इस विंडो में भी वो पॉइंट जहां से मैं पूरा कोड देख रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसा होता है कि पूरी विंडो में से मैं देख रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पूरे वर्ल्ड को देख रहा हूँ। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां से मैं जितने पार्ट में से मैं उसको देख रहा हूँ, उस पोर्ट को हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट सिस्टम। ठीक है, वर्ल्ड वापस समझ लीजिए, वर्ल्ड क्या हो गया, ये जो सामने हमारे पास जो रियल एग्जांपल्स हैं, ये जो रियल ऑब्जेक्ट है, वो हमारे पास उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है 3D ऑब्जेक्ट को यानी रियल वर्ल्ड को इमेजिनरी में ले जाने का। फिर 3D को या जो एक्चुअल है रियल वर्ल्ड को आप अपने जिस भी स्क्रीन से या जिस विंडो से, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आप कैमरे को देखो, आपने कैमरा लिया, कैमरे से फोटो खींचने के लिए उसके लेंस में देखा, तो उसके लेंस में आप जो देख रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर विंडो है, उस विंडो में आप देख के पूरे वर्ल्ड को देख रहे हो। तो वो जो विंडो हो जाएगी वो हो जाएगी व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, उस विंडो को बोलेंगे व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर उस एक में से आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर पे फोकस करते हो, तो वो उसमें से भी एक पॉइंट पर जिसका आप फोकस कर रहे हो उसको बोलते हैं व्यू पोर्ट यहाँ पे। और आप जिस रियल वर्ल्ड को इमेजिनरी में ला रहे हो, तो उस रियल वर्ल्ड को इमेजिनरी में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे मैं दो बातें बता चुका हूँ, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद आते हैं आपके पास नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है, जैसे ही आपकी फोटो क्लिक करते हो कैमरे में, तो वो फोटो आपके डिवाइस में आ जाती है, वो फोटो क्या आ जाती है आपके डिवाइस में आ जाती है। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये काम होता है कि जो वर्ल्ड रियल लाइफ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको आपने आपके डिवाइस में ले लिया है, तो उन कोऑर्डिनेट्स को उस इमेजिनरी जो आपके पास पिक आ गई है उसके कोऑर्डिनेट्स को डिवाइस के कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम।
वापस बता रहा हूँ, नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या काम करता है, एक रियल वर्ल्ड की जिसकी आपने इमेज ले ली है आपके कैमरे में, कैमरे का एग्जांपल लेके चलो, तो इस कैमरा, ये कैमरा आपका क्या हो गया, डिवाइस हो गया, ये कैमरा आपका क्या हो गया, डिवाइस हो गया। तो इस डिवाइस के कोऑर्डिनेट्स में, ये इसके कोऑर्डिनेट को इस डिवाइस के कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने का काम आपका नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम करता है। इस डिवाइस में कन्वर्ट करने का काम क्या करता है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम करता है। तो अब उसके बाद नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया आपके पास, तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कर रहा है, डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको कन्वर्ट कर रहा है। अब जो आपका थर्ड सेटअप है, थर्ड सेटअप क्या है, आपको क्या मैसेज किया आप लोगों ने, ये विंडो एक बात, एक ऐसी जगह की बात करें जहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो आप इसको एक्चुअल मॉनिटर तो नहीं बोल सकते, आप ही बोल सकते हैं कि मॉनिटर में भी वो पार्ट जहां पे, जिस पार्ट से आप ऑब्जेक्ट को चेक कर रहे हैं, जिस पार्ट से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उसी पार्ट को हम विंडो बोल रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या हुआ, नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम ने क्या किया, आपके जो जो वर्ल्ड से आए हैं उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, डिवाइस कोऑर्डिनेट। तो अब ये जो डिवाइस कोऑर्डिनेट है ये क्या काम करेगा, है ना, डिवाइस कोऑर्डिनेट क्या काम करेगा, तो डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या काम करता है कि जो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, जो आपके सिस्टम में स्टोर हो चुके हैं, अब आप यहाँ से कैमरे से निकाल के उसको कंप्यूटर में डालोगे, मोबाइल में डालोगे, लैपटॉप में डालोगे, आप जो है किसी पिक्चर पे, किसी टीवी पे चलाओगे, पेन ड्राइव में ले जाओगे, तो हर डिवाइस के अकॉर्डिंग उस कोऑर्डिनेट, डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम क्या होता है, जब भी आप कॉपी कर रहे हैं तो उन कोऑर्डिनेट्स को जो उसके पास अभी स्टोर है उसको उस पर्टिकुलर डिवाइस के अकॉर्डिंग उन कोऑर्डिनेट्स को वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए जब एक इमेज जो कि आपने कंप्यूटर कैमरे में ली है, जब आप उसको कंप्यूटर में देखते हो तो आपकी स्क्रीन जितनी बड़ी वो उतनी बड़ी आती है, मोबाइल में वो छोटी हो जाती है, आप प्रोजेक्टर पे देखोगे और बड़ी हो जाएगी, एलईडी स्क्रीन पे देखोगे और बड़ी हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली खुद को कैसे एडजस्ट करिए, आप जस्ट डबल क्लिक कर रहे हो। तो ये जो डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स को उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग, उस डिवाइस के अकॉर्डिंग पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट कर रहा है, इसका ये काम होता है। तो 2D व्यू एक पूरा मैकेनिज्म है जिसमें 4 तरीके के अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करते हैं। पहला वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि रियल वर्ल्ड की चीजों को इमेजिनरी में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिससे कि मैं अपने रियल वर्ल्ड की चीजों को देख रहा हूँ, उसमें एक कोड व्यू भी होता है। तीसरा नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो रियल वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट को, जो कि इमेजनरी में आ चुका है, उसे डिवाइस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देगा। चौथा डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब इस डिवाइस से चीजों को उठा के दूसरे डिवाइस में ले जाया जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेट को दूसरे डिवाइस के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से पूरी एक पिक्चर को क्लिक करने से लेकर किसी और सिस्टम में कॉपी करने तक ये 4 अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो इस तरीके से इस वर्क को कंप्लीट करते हैं। अब आपको किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल केतन, क्वालिटी तो देखिए, क्वालिटी डिपेंड ने कौन सा डिवाइस यूज किया है, और जितनी बड़ी स्क्रीन होती चली जाएगी उसकी क्वालिटी आपकी इमेज की जैसे वो उसी अकॉर्डिंग करता चला जाएगा। ये क्या करेगा, सिर्फ जिस क्वालिटी में आपके डिवाइस ने पिक्चर को लिया है उनके कोऑर्डिनेट्स को अलग डिवाइस के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। उसी क्वालिटी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपका ये जो सिस्टम है पूरा ये नहीं करेगा। ये तो डिपेंड करता है कि आपका जो डिवाइस है जिससे आप इमेज क्लिक कर रहे हो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो कितनी क्वालिटी पे ले रहा है। ये तो बस उन कोऑर्डिनेट्स को पकड़ के अपना प्रोसीजर करता है। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं और मैसेज करो। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं सर, अगर मैं एक पिक्चर क्लिक की, मैंने क्लिक की तो व्यू कोऑर्डिनेट से की या वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से, देखो नॉर्मल कोऑर्डिनेट समझा है, ये एंगल वापस बता रहा हूँ, और देखो मैं सारी प्रॉब्लम्स बता दूंगा, आप बस लिखते जाओ। पहला
कि अगर मैंने एक पिक्चर क्लिक की है तो वो व्यूइंग कोऑर्डिनेट से की है या वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से की है। तो आप वापस समझ लो कि जब आप किसी इमेज को क्लिक कर रहे हो तो वो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से क्लिक कर रहे हो। व्यूइंग कोऑर्डिनेट क्या काम करता है, सिर्फ एक ऐसा एरिया प्रोवाइड कराता है जहां से, जिस एरिया से आप रियल वर्ल्ड की इमेजेस को देख सकते हो। ठीक है, व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिर्फ एक ऐसा एरिया प्रोवाइड करवा रहा है, ऐसी विंडो प्रोवाइड करवा रहा है जहां से रियल वर्ल्ड को आप देखोगे। उस पर क्लिक करने का काम जो करेगा वो मैंने पहले बताया, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम करेगा, वो रियल को इमेजनरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए दूसरा आता है नॉर्मल कोऑर्डिनेट। एक बार वापस समझते हैं। तो बेटा नॉर्मल कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे ही आपने कैमरे का बटन दबा दिया वो रियल वर्ल्ड की इमेज आपके कैमरे में आ गई। तो अब वो जो इमेज आई है तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो रियल वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट है। अब उसको वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ने इमेजनरी में बदल दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट नए सेट होंगे कि रियल वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। तो अब नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है, उसको समझो। नॉर्मल कोऑर्डिनेट आपकी जो इमेज अब आपके उसमें फोन में, कैमरे में या जहां पे भी आप इमेज कलेक्ट कर रहे हैं उस डिवाइस में सेव करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स को सेट करेगा। इसका मतलब रियल वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट को डिवाइस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है व्यूइंग एंगल। वापस देखो, व्यूइंग एंगल कुछ नहीं होता है, व्यूइंग विंडो होती है। व्यूइंग एंगल कुछ नहीं होता है, व्यूइंग विंडो होती है। ये व्यूइंग विंडो वो होती है जिस में से हम लोग पूरे रियल वर्ल्ड को देख रहे हैं। तो जहां से हम लोग देख रहे हैं उसको बोलते हैं व्यूइंग विंडो। उसको एंगल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं व्यूइंग विंडो। और इस विंडो के कोऑर्डिनेट को व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं उसे व्यू पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, और भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। मैंने बहुत बड़ा पार्ट क्रिटिकली कंप्लीट किया, इसके थ्योरी जो लिखना बाकी है वो आप पीडीएफ में देख के लिखोगे। तो इसीलिए किसी को कोई भी इसमें डाउट है तो समझने में तो आप मुझसे पूछ लो, मैंने रियल वर्ल्ड के एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया। ठीक है, वापस समझ लो। मेरे पास एक डीएसएलआर है, मान लो मैं उस डीएसएलआर की जो विंडो है, व्यूइंग विंडो, मैं उसमें देख रहा हूँ और मैं एक रियल वर्ल्ड को इमेज कर रहा हूँ। तो ये जो सामने रियल वर्ल्ड दिख रहा है इसके जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा इसको बोलेंगे वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिस विंडो से मैं देख रहा हूँ उसको बोलेंगे जो है वो व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ। उस विंडो को बोलेंगे व्यूइंग विंडो। और उसमें भी फोकस सेट करते हैं तो आप देखते हैं ऐसा प्लस का साइन आता है, उसको बोलते हैं व्यूइंग पोर्ट। जैसे ही मैं कैमरे का बटन दबाता हूँ, क्लिक कर देता हूँ इमेज, तो वो इमेज जैसे ही मेरे सिस्टम में आ जाती है, रियल वर्ल्ड को इसने कैप्चर कर लिया। तो रियल वर्ल्ड को इमेजिनरी में कन्वर्ट करने का काम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम करता है। और जब वो इमेजिनरी इमेज मेरे पास आ चुकी है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ ना कुछ। इन कोऑर्डिनेट्स को आपके डिवाइस यानी आपके कैमरे में, आपके मोबाइल में स्टोर करने का काम वो डिवाइस करता है, डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम करता है। तो ये इमेजनरी को डिवाइस कोऑर्डिनेट में बदलने के लिए जो बीच का प्रोसेस है ये करता है नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है, इमेजनरी के कोऑर्डिनेट को डिवाइस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर आपने कैमरे से, मोबाइल से किसी और जगह कॉपी पेस्ट करी है, पेन ड्राइव में ली है, कंप्यूटर में डाली है, किसी को व्हाट्सएप करी, कुछ भी करिए, तो उन कोऑर्डिनेट्स जो डिवाइस कोऑर्डिनेट है उसको किसी और डिवाइस के अकॉर्डिंग उन कोऑर्डिनेट्स को ऑटोमेटिकली सेट कर देना, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये चार कोऑर्डिनेट सिस्टम एक इमेज को रियल वर्ल्ड से इमेजिनरी वर्ल्ड में और दूसरे सिस्टम में या दूसरे डिवाइस में कॉपी करने तक, ये चार सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको 2D व्यूइंग प्रोसेस बोला जाता है या 2D व्यूइंग बोला जाता है, जिसमें कि 3D ऑब्जेक्ट को 2D विंडो में किस तरीके से दिखाया जा रहा है वो रिप्रेजेंट किया गया, उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, अब आपको कोई भी डाउट है तो मेरे से भी पूछ लो 2D व्यू। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, और डाउट है तो आप अभी क्लियर कर, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है। पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है, सभी को सारी बातें क्लियर है ना? देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी रिप्लाई नहीं आते हैं। चिराग, भागचंदानी, जमाने हो गए इनके रिप्लाई आए हुए। तामरा को क्लास में नहीं देखा है, बुलाने को देखा है, नहीं है।
अब आगे समझो, ये जिसको नोट करना था, जितना करना था, यहाँ से हेडिंग वेडिंग आपने नोट कर ली होगी। सिलेबस है तो बहुत ज्यादा एंडिंग की ओर तो आ ही चुका है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, अब एक और आपके पास छोटा टॉपिक है, विच इज, छोटा तो कई बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको वही मैं थ्योरेटिकली बताऊंगा, प्रैक्टिकली भी बता दूंगा। पूरा थ्योरेटिकली पार्ट है, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है नोट करने का, वो आप पीडीएफ में से देखिएगा। एरिया फिलिंग टेक्निक। तो एरिया फिलिंग टेक्निक क्या होती है, क्या वर्क करती है, उसको समझो। जैसे कोई भी पॉलीगन है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी है, तो इसके अंदर अगर मुझे कलर भरना है, तो उस कलर भरने के लिए जो टेक्निक यूज आती है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया फिलिंग टेक्निक्स। ठीक है, एरिया फिलिंग टेक्निक्स अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग तरीके से यूज की जाती है, और ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग यूजर्स को अलग अलग तरीके से परमिशंस देते हैं कि आप इस तरीके से कलर्स को भर सकते हो और इस तरीके से कलर को भर नहीं सकते, टेक्सचर देना ये नहीं। तो यहाँ पे कलर फिल करने के लिए, कलर फिल करने के लिए टोटल 3 टेक्निक्स का यूज किया जाता है एरिया फिलिंग: स्कैन लाइन पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिदम, बाउंड्री फिलिंग एल्गोरिदम, और फ्लड फिल एल्गोरिदम। तो एक होता है जो स्कैन लाइन है, स्कैन लाइन। अब जो स्कैन लाइन है ना, तो ये स्कैन लाइन ज्यादा पॉपुलर नहीं है। पॉलीगन स्कैन लाइन है, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अब क्यों पॉपुलर नहीं है वो भी मैं बताता हूँ। फिर बाउंड्री फिलिंग एल्गो, और अब बाउंड्री फिलिंग के बाद जो फ्लड फिल है, वो आप लोगों ने पहले ही फ्लड फिल फंक्शन को पढ़ा है। फ्लड फिल, अब फ्लड फिलिंग कोई एल्गो तो है नहीं, फंक्शन कितने काम करेगा आपके लिए, समझो। तो सबसे पहले स्कैन लाइन को समझने का छोटा सा, फिर फ्लड फिल को समझने का छोटा सा, और फिर बाउंड्री फिल को समझेंगे। बाउंड्री फिल को थोड़ा सा समझने वाली बात है, या फिर मेरे अकॉर्डिंग देखते हैं अभी आज क्या टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को देखो। स्कैन लाइन पॉलीगन फिलिंग जो एल्गोरिदम है, इसमें क्या करता है कि भाई जो भी एक पॉलीगन होगा आपके पास, उस पॉलीगन में एक एक पूरी पूरी लाइन को, उस पूरी पूरी लाइन को एक बार में स्कैन कर लेगा, और पूरी लाइन में कुछ पिक्सल की हेल्प से ये क्या करेगा, कलर भर देगा पूरी एक बार में एक लाइन को, फिर दूसरी बार में दूसरी लाइन, तीसरी बार में तीसरी लाइन। लाइन बोले तो रोज, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, इस तरीके से, कॉलम नहीं, एक साथ में एक रो को ये फिल करता है। तो जब तक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, डेकागन है, ये जो क्लासिफाइड फिगर्स हैं, जो फिर जो कि बिल्कुल स्मूथली फिल हो जाते हैं, जिसमें कि डायग्राम बिल्कुल फिक्स्ड बनते हैं, सर्कल है, इस तरीके के ट्राइंगल्स हैं, इस तरीके के जितने भी डायग्राम्स हैं जो कि बिल्कुल स्मूथली ड्रॉ होते हैं, उन डायग्राम्स में, उन पॉलीगन्स में अगर आपको फिल करना है, उन पॉलीगन्स में कलर भरना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है स्कैन लाइन पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिथम। लेकिन अगर आपका पॉलीगन थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया, जिसमें कॉर्नर्स जो है अलग अलग हो गए, जिसमें मल्टीपल कॉर्नर्स हो गए, मल्टीपल ब्रांचेस हो गई, तो ऐसे पॉलीगन में कलर फिल करने में ये वाली एल्गोरिथम फेल हो जाएगी। कैसे? जैसे आपने मान लो इसमें कलर फिल करना है, इसमें कलर फिल करने के लिए सबसे बेस्ट एल्गोरिथम जो है, और सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम है स्कैन लाइन पॉलीगन एल्गोरिथम। ये क्या करेगा, पूरी एक लाइन को एक बार में स्कैन कर लेगा, और यहाँ पे इस तरीके से कलर फिल करता चला जाएगा पूरी लाइन में। इनिशियली उस लाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग को कोऑर्डिनेट देगा, और फटाफट उसको पूरे पॉलीगन को कलर फिल कर देगा। तो ये जो मैंने लाइंस बनाई है, ये ऐसे लाइन नहीं दिखेगी, ये जो कलर दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, फिल हुआ ये ऐसा दिखेगा, लेकिन
एक बार में एक लाइन को पूरी को एक साथ फिल करेगा, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है। लेकिन अगर इसी डायग्राम को आप जो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करो, कि मान लो मैंने ऐसा बनाया तो अभी भी ये सक्सेसफुल है, क्योंकि देखो ये क्लासिफाइड फिगर है, ये फिक्स्ड फिगर है, इनमें कोई अप एंड डाउन नहीं है। लेकिन अगर फिगर्स को मैं अब ऐसा बना दूं, अभी इसमें मैं फिगर की भरने की बात करूँ कि इसमें कलर फिल करना है, तो वापस वही है, सबसे बेस्ट जो टेक्निक और सबसे फास्टेस्ट जो टेक्निक है वो आपकी कौन सी, स्कैन लाइन पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिथम। लेकिन अगर मैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन निकल रही है आराम से, लेकिन अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट में जो डायग्राम है वो ऐसा बनाऊं, मान लो मैंने ऐसा बनाया, कि मैं ऐसा कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, मतलब बहुत छोटा सा डायग्राम है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन इस पॉलीगन में अब अगर मैं स्कैन लाइन पॉलीगन एल्गोरिथम लगाऊंगा तो ये फेल हो जाएगी। क्यों फेल हो जाएगी? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो एक पूरी लाइन है, वो ये पूरी लाइन यहाँ से शुरू होके और ये एंडिंग पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो ये वाला जो एरिया है जो मुझे फिल नहीं करना चाहिए था, ये उसको भी फिल करेगा, क्योंकि ये पूरी लाइन एक साथ फिल करता, तो ये तो देखता है कि भाई स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है। अच्छा, ऐसा भी कर सकता है ये कि यहाँ पे स्टार्ट करके यहीं पे एंड कर देगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड कर देगा, ये ऐसे चलता चला जाएगा। और इसमें भी क्या होगा कि जैसे ये लाइन आएगी तो इसको फिल करने लग जाएगा, फिल कर देगा, फिर उसके बाद ये ऐसा चलने लग जाएगा। तो आप देखो कलर कुछ ऐसा बनेगा इसमें, ये वाला भी ब्लैंक रह गया, ये वाला भी ब्लैंक रह गया, फिल ही नहीं कर पाए। तो जो थोड़े भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर बन जाते हैं पॉलीगन में, थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन अगर उसमें आ गया तो उसके लिए ये सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इजी वे में है, आपने बहुत स्मूथली बनाया है, ऐसा बनाया है, ये देखो ये ऐसा बनाया है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन इससे बेस्ट कुछ नहीं है। बहुत फास्ट करता है, ये पूरी एक एक लाइन लेगा स्टार्टिंग एंडिंग और ऐसा फिल करता चला जाएगा, और इससे फास्टेस्ट एल्गोरिथम कोई भी नहीं है अगर ये फिल करता है, एरिया फिलिंग। तो लेकिन ये सक्सेसफुल तभी है जब आपके जो पॉलीगन्स हैं, जो भी आपका डायग्राम है, वो बहुत क्लासिफाइड बने हो, फिक्स्ड बने हो, जिसमें ज्यादा अप एंड डाउन ना हो, तो उनके लिए ये सक्सेसफुल है, पूरी पूरी एक लाइन को स्कैन कर लेना। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होते ही, जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के बताया, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, या फिर ये बना दिया मैंने, तो ये फेल हो जाएगा, ये आपको पॉलीगन फिल करके नहीं दे पाएंगे। ठीक है, या आपने बोला कि सर एक काम करता है, ये सर्कल इसको सेमी सर्कल बना देते हैं ऐसा, वो स्क्वायर बना के एक काम करते सर अपन, इसमें इस तरीके से कुछ ये डिजाइन दे देते हैं। अब आप बोलो कि भाई एरिया फिलिंग टेक्निक में स्कैन को लगा दो, तो वो इसको फिल नहीं कर सकता, वो फेल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए आपका ये चीज सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, जब पता है कि क्लासिफाइड फिगर्स हैं, कुछ ही वही यूज होना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एल्गोरिथम ये है, तो इसको वहां पे यूज किया जाता है, इसीलिए इस एल्गोरिथम को अभी तक खत्म नहीं किया गया। ठीक, यस कामरान। हाँ सर, मैं वही पूछ रहा था कि मतलब यूजर तो कुछ भी बना सकता है, कुछ भी दे सकता है ना, तो हमें कैसे आइडेंटिफाई कि कब ये स्कैन लाइन लगानी मैं है वही नहीं बता रहा लगानी। हूँ, जहाँ पे आपको फिक्स्ड हो ना कि भाई पता है मुझे इसके अलावा कोई डायग्राम आएगा ही नहीं, उस केस में तो आप इसको यूज कर सकते हो। और जब आपको पता है यूजर है, कुछ भी देते हैं, किसी भी तरीके से फिलिंग होगी, तो फिर अपन इसको यूज भी नहीं करते, फिर अपन बाउंड्री फिल और फ्लड फिल में से किसी एक एल्गोरिथम को यूज करते हैं। अच्छा, मतलब बाउंड्री फिल और फ्लड फ्लड फिल, फिल की अभी तक वो लिमिटेशन नहीं है। नहीं, सबसे ज्यादा जो यूज है वो है भी फ्लड फिलिंग। बाउंड्री फिलिंग में भी बाउंडेशन है, वो भी क्या है वो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मतलब आज की क्लास में तो हो नहीं पाएगा, कल की क्लास में हम बाउंड्री फिलिंग भी बताऊंगा। तो सबसे ज्यादा यूज जो आती है वो फ्लड फिल ही आती ओके सर। है ना। बाउंड्री फिलिंग की भी बाउंडेशन है, लेकिन जो सबसे फास्ट वर्क करने वाली वो स्कैन लाइन है, क्योंकि पूरी पूरी लाइन एक साथ करती है। तो नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि बाउंड्री फिलिंग एल्गो क्या है और फ्लड फिलिंग एल्गो क्या है, और ये किस तरीके से वर्क कर रही है। तो आप लोग तब तक के लिए जो नोट्स हैं, जो आपको ऑलरेडी पीडीएफ मिली हुई है, उस पीडीएफ को से थ्योरेटिकल पार्ट नोट कर लीजिए। और कुछ स्टूडेंट का ऐसा डाउट था लास्ट क्लास में कि वो पीडीएफ हमारे पास नहीं है, तो मैंने उनको बोला था मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, तो शायद मैंने आई थिंक अगर नहीं करी हो तो मैं भी जस्ट क्लास के बाद ही वो गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ पे आपके लेक्चर्स हैं, आप वहां से ले सकते हो।
देखो सर्कल तो पॉलीगन नहीं है, बिल्कुल सही बात है तुषार। स्कैन लाइन के बाद कौन सी एल्गो सबसे फास्ट वर्क करती है, वो है बाउंड्री फिलिंग में 8 सर्कल। बाउंड्री फिलिंग एल्गो में 8 भी होता है, वो जल्द वो बहुत ज्यादा फास्ट वर्क करता है। सर्कल पॉलीगन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर्कल में हम लोग लाइन जो है वो स्कैन करके कर सकते हैं, इसलिए सर्कल में कलर फिल कर देती है। तो अपन चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। ये मैं सर्कल में इसलिए चीजें फेल होती है, इसलिए यहाँ पे पॉलीगन लिखा गया है वर्ड स्पेशली, क्योंकि सर्कल जो होता है वो कर्वडी शेप में होता है, और कर्वी शेप के जब स्ट्रेट कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम करता है, तो वो निकल नहीं पाते हैं, वहां पे कभी कभी चीजें फेल हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे स्पेशली पॉलीगन लिखा है। सर्कल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि सर्कल में फिल कर सकते हैं तो मैंने इसको एग्जांपल लेके आपको समझाया कि अगर वहाँ अप्लाई करना चाहोगे तो वहाँ हो सकती है, ऐसा नहीं कि हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक? लेकिन जो टिपिकल पॉलीगन है वहाँ पे कभी भी इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है स्कैन लाइन में तो आप मुझसे पूछ लो, किसी को भी कोई भी डाउट है। अगर कोई डाउट नहीं है तो कल हम लोग बाउंड्री फिलिंग पढ़ेंगे। बाउंड्री फिलिंग में दो तरीके की अप्रोचेस होती है, 4 कनेक्टिंग और 8 कनेक्टिंग। तो उसमें जो 8 कनेक्टिंग होती है वो बहुत फास्ट कलर फिल करती है और अच्छे तरीके से कलर फिल करती है। तो वो क्या होती है, कैसे फिल करती है, वो कल की क्लास में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लड फिल टेक्निक कैसे काम कर रही है। हालांकि फ्लड फिल ऑलरेडी आपने फंक्शन यूज किया है और फ्लड फिल ही जनरली यूज होगा, फ्लड फिल से ही काम कर रहा है। उसके बाद जब ये टेक्निकल हो जाएगी उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि एलिप्स अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो मैं उसका प्रोग्राम बना के बताऊंगा एलिप्स का। वो एलिप्स अपन बनाएंगे और उस एलिप्स के बाद में हम लोग ये देखेंगे कि एलिप्स बन कैसे रहा है ना। प्रोग्राम तो बना ही देंगे तो अपन वो समझ में आ ही जाएगा एलिप्स कैसे बनता है। उसके बाद में आपके कुछ छोटे मोटे जो थ्योरेटिकल पार्ट है कि भाई इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, ये 1-2 क्लास का मैटर हो जाएगा। उसके बाद बीएससी आईटी वालों का सिलेबस ओवर हो जाएगा, यहाँ तक सभी का सिलेबस ओवर। फिर उसके बाद बीसीए का लगभग 10 क्लासेस का 10 से 15 क्लासेस का मटेरियल एक्स्ट्रा है, जो 3D व्यू है, और 2 टॉपिक 2D में उनके एक्स्ट्रा आए हैं, वो अपन लोग पढ़ेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इस पूरे वीक क्लास होती है तो इस वीक में आपका ये सीजी का सिलेबस बीएससी आईटी के लिए ओवर हो जाएगा। उसके बाद बीएससी आईटी को यहाँ साथ में बैठने की डेट नहीं रहेगी, तो 1 तारीख से हम लोग 3D व्यूइंग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ बीसीए के साथ पढ़ेंगे, और उसमें भी आई थिंक सो लगभग 15 सितंबर के अराउंड चीजें ओवर हो जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली। तो ये ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे टू यू गाइस। हम लोग मैम का वेट कर लेते हैं।